Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to do the AOBR part, that is Ministry of Corporate Affairs from the AOBR. Okay, so let's begin. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर क्या क्या है, थोड़ा सा जो यूनिक है, जो हमें दिखता है. देखिए, सबसे पहले कॉर्पोरेट, जैसे जो मिनिस्ट्री का नाम ही है कॉर्पोरेट. कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज. ठीक है, कॉर्पोरेट का मतलब क्या हुआ, कंपनीज से डील हो रहा है. तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू, हमें जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अगर जब भी ध्यान में आता है ना, तो कॉर्पोरेट का मतलब हम सोच रहे हैं कि कॉर्पोरेट मतलब कि क्या होता है. कॉर्पोरेट मतलब जो भी ये एमएनसी कंपनीज हो गई, जो भी जो जो प्राइवेट कंपनीज हो गई जिनको हम बोलते हैं. ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ काम होगा. तो चलिए देख लेते हैं. ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट. तो जब कॉर्पोरेट है, कंपनीज कंपनीज एक्ट किसके अंडर आएगा, तो कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आएगा. तो कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट हो गया 1956 का. ओके, वी गॉट इट. सेकंड है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज डोनेशन ऑफ नेशनल फंड्स एक्ट 1951. अगेन कंपनीज आ गया, कंपनीज एक्ट ही है, डोनेशन ऑफ नेशनल फंड्स. ठीक है, डिविएट नहीं होना है. हम एक्सेप्शंस को बार बार याद करेंगे, और जो जो हमारा रेगुलर है, जो लगता है हमें पढ़ने से हो गया, तो हम उस पर थोड़ा सा कम ध्यान देंगे, या फिर उसको हम सिंपली एक प्लेन रीडिंग करेंगे. ओके, नेक्स्ट है आपका प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी. देखिए, मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा एवरीवन कि आप इसको थोड़ा सा अकाउंट से भी रिलेट कीजिए. ठीक है, कंपनीज एक्ट को, जो हमारा जो कॉर्पोरेट अफेयर्स है, क्योंकि इसमें अकाउंटेंसी जो है, जब कंपनी होते हैं तो आप थोड़ा सा इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए. कंपनी कंपनी का अकाउंट्स. ठीक है, कंपनी से ही रिलेटेड कुछ कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर आ रही है. अभी देखिए, अब अभी हम पढ़ेंगे इसको, हमें पता चलेगा. देखिए, तो नेक्स्ट आता है प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, दैट इज जो भी हमारे द चार्टर्ड अकाउंट एक्ट 1949. तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी है, जैसे कंपनी आ गया, अब कंपनी के अंदर क्या होगा, कंपनी के अंदर देखिए, जैसे कंपनी के अंदर आ गया आपके अकाउंटेंट्स. ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो किसके किसके अंडर में आएगा, वो कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में है. ठीक है, तो प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी दैट इज चार्टर्ड अकाउंट्स एक्ट आ गया. प्रोफेशन ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी. ठीक है, तो प्रोफेशन ऑफ कॉस्ट्स, किसके क्या कॉस्ट रहेगी, वर्क से क्या क्या अकाउंटेंसी है, वो भी इसका एक्ट भी जो है इसी के अंडर में आ गया, 1959 वाला. देन वी हैव प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज. देखिए, ध्यान करें अभी, अब जैसे हम जैसे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गया, सीए आ गया, सीएस आ गया, कॉस्ट एंड वर्क आ गया. ठीक है, आई थिंक जो जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है ना, वो थोड़ा सा इसको रिलेट कर पा रहे होंगे. ठीक है, बट हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि कंपनी कंपनी में सीए होता है, सीएस होता है, वर्क्स ऑन अकाउंटेंसी होता है. तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके इसको ध्यान रखना है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स. ठीक है, रिलेटिंग टू कंपनीज, तो हम चलो जान जान सकते हैं, कंपनीज वर्ड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चलो ये तो ठीक होगा. नेक्स्ट है लेजिस्लेशन relating to law of partnership, okay, and the exercise of certain functions under chapter 7 of the Indian Partnership Act, okay, 1932, in centrally administrated areas, in centrally administrated areas के अंदर जरा जो भी लेजिस्लेशन है, लॉ ऑफ पार्टनरशिप एंड द एक्सरसाइज ऑफ सर्टेन फंक्शंस, जो भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, तो ये भी क्या है, किसके अंदर लाई कर रहा है आपका, थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस. क्या है इसके अंदर, लॉ ऑफ पार्टनरशिप हो गया आपका. देन ठीक है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो भी इसके अंडर में आएगा. जब भी आप पार्टनरशिप करते हैं किसी कंपनीज में, तो करते हैं ना, तो ये भी चलो हम रिलेट कर सकते हैं. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर रिलेटिंग टू मैटर्स कंसर्निंग सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द अबव आइटम्स. ठीक है, किसी भी अबव आइटम पे आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आ जाएगा. लेजिस्लेशन इन रिलेशन टू सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज ऑफ फंक्शंस अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट. अभी हमें लग रहा है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, तो लग रहा है हाँ हाँ ठीक है, हमें याद कर लिए, कंपनी हो गया, कंपनी के अंदर सीए आ गया, सीएस आ गया, तो पार्टनरशिप वगैरह भी आ गया. लेकिन जब वो पूछेंगे ना क्वेश्चंस, तो वो इतना कंफ्यूजन डालेंगे, क्योंकि अभी तो हमें सारे मिनिस्ट्रीज के बारे में पता भी नहीं है. ठीक है, जैसे लॉ से रिलेटेड कुछ डाल दिया, लीगल अफेयर से रिलेटेड कुछ डाल दिया, उसी में कंफ्यूज कर देंगे कि यार ये लॉ के अंदर होगा, लीगल के अंदर होगा. सिमिलरली यहाँ पर कॉमर्स के अंदर, जैसे कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं स्पेशली, उनको लग रहा है यार कॉमर्स का पार्ट होना चाहिए, है ना, तो नहीं. तो थोड़ा थोड़ा सा क्या है, कॉर्पोरेट अफेयर हो गया,
कॉमर्स हो गया। अभी जैसे जैसे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे तो क्या है, हमें सिर्फ अभी इनको बार बार रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है और बार बार इनको रिवाइज करते रहना है, यही यही करना है बस अभी हमें। तो लेजिस्लेशन इन रिस्पेक्ट टू सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन, यानी कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो भी इसी के अंडर में आएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, की आपस में जो कंपटीशन है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो किसके अंडर में आएगा? ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में। ठीक है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के उसका बेसिकली क्या काम होता है? जस्ट टू प्रमोट द कंपटीशन कल्चर थ्रू एंगेजमेंट, मतलब एक तरीके से बिजनेस के अंदर जो है एक कंपटीशन हो रहे। ठीक है, तो कंपटीशन एक्ट किसके अंदर आएगा? 2002 वाला, ये भी इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट वाला है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। सीरियस फ्रॉड किसके अंदर होते हैं ज्यादा ज्यादा? कॉर्पोरेट्स के अंदर होते हैं ना सीरियस फ्रॉड्स। तो सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ये एग्जाम में भी आया हुआ है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सीरियस फ्रॉड्स आपसे पूछ ले किसके अंडर होते हैं। वैसे तो मैं इसको इसी तरीके से याद करेंगे कि ज्यादातर जो बड़े बड़े जो फ्रॉड्स होते हैं ना, सीरियस फ्रॉड्स, वो कंपनीज के अंदर होते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट कंपनीज जो होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इससे आइडिया लगा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, अब ये देखा जाए तो सीधा सीधा आप फाइनेंस की तरफ भी फेंक सकते हो इसको, ये तो उसके अंदर होगा, ये तो बैंक्रप्सी तो मतलब बैंक वगैरह का डील करते हैं ना, तो दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपका बैंक्रप्सी कोड जो है वो इसके अंदर आएगा। इंसॉल्वेंसी अगर कोई भी हो जाता है, दोनों तरफ से रिलेट कर सकते हैं हम इसको, कि जो फर्म्स वगैरह अगर इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उनके बारे में उनका कोड किस में चलेगा। बैंक की तरफ भी आप डाइवर्ट हो सकते हो, क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे कि बैंक्रप्सी जो कोड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड, जो बोर्ड है वो भी इसके अंडर में है। देन वी हैव नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, चलो कंपनी से हम रिलेट कर सकते हैं इसको। देन वी हैव नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, हम कंपनी से इसको भी रिलेट कर सकते हैं। देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। इन्वेस्टर एजुकेशन, इन्वेस्टर की एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ध्यान देने लायक है। क्या है, क्या करता है आपको पता ही है? देखिए, हमने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमने DPIIT के अंदर में एक इन्वेस्टर से रिलेटेड कुछ पढ़ा था, याद है आपको? मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT के अंदर हमने पढ़ा था, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट वर्ड एक आया था, याद है आपको? फॉरेन इन्वेस्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी वहाँ की थी। कोई भी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हो रहा था तो वो भी आपका DPIIT के अंडर में था। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बाय ओवरसीज स्टूडेंट्स या इंडियंस स्पेशल, ठीक है, एक्सक्लूसिव फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो भी आपका DPIIT के अंडर में था। इस तरीके से रिलेट कर करके देखना है आपको कि हाँ, अब जैसे ही मुझे इन्वेस्टर दिखा तो हाँ, मैंने इन्वेस्टर पढ़ा था। लेकिन अब यहाँ पर आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन, कि जो इन्वेस्टर है उनकी एजुकेशन के और उनका प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, वो किसके अंडर में आएगा? तो वो किसके अंदर में आएगा? वो आएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो चलो आप यू कैन मेक इट। देन वी हैव नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, बहुत कंफ्यूजिंग है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, सब फाइनेंस मार के आएंगे अगर लिख दिया तो, ठीक है ना? तो ये भी आपको देखिए, एक्सेप्शंस बहुत है। और वे आउट क्या है हमारे पास? सिर्फ रिवीजन है हमारा वे आउट, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो अच्छा, इससे पहले मैं ये बात कर रहा था ना कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी क्या है? ये क्या है? दैट मेक्स रिफंड्स ऑफ शेयर्स, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, मैच्योर डिविडेंड्स एटसेट्रा टू इन्वेस्टर्स। तो ये हमारी इन्वेस्टर एजुकेशन है ना। तो ये जो भी इन्वेस्टर एजुकेशन, किस तरीके से आप इसको रिलेट करेंगे? जो वो पहले वाला इन्वेस्टर था वो था फॉरेन के काम में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रिगार्डिंग। यहाँ पर जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर की एजुकेशन कर रहे हैं। देखो, आप कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर ही जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाता है ना। तो इससे आप उसको रिलेट कीजिए कि इन्वेस्टर एजुकेशन, तो अगर वहाँ पर जो जैसे ये जैसे हम फंड्स वगैरह में SIPs करते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, किसी कोई शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कहाँ पर आएगा? तो वो कॉर्पोरेट अफेयर्स के, आप इस तरह से ला सकते हैं कि वो जो इन्वेस्टर एजुकेशन है वो कहाँ से आती है? तो वो कॉर्पोरेट अफेयर करता है, क्योंकि उन्हीं कंपनी से रिलेटेड है, तो उनको एजुकेट भी तो वही करेगा ना, और उनके फंड की प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी उन्हीं के अंडर में होगी।
ठीक है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या काम होता है इसका, एनएफआरए का। एनएफआरए काम होता है दैट इज टू एनफोर्स द कंप्लायंस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जब आप जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उन कंपनीज के फाइनेंशियल को तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट किया जा रहा होगा ना, तो ये क्या करती है, एनएफआरए गवर्नमेंट की है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये एनफोर्स करती है फॉर द कंप्लायंस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, इन्हीं स्टैंडर्ड्स पर आपको अकाउंट, इन्हीं स्टैंडर्ड्स पर आपको ऑडिट के ये स्टैंडर्ड्स है, इन्हीं पर आपको कंप्लाई करके इसकी रिपोर्ट्स बनानी है। इट ऑल्सो ओवरसीज द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ द प्रोफेशनल्स सच एज ऑडिटर्स, जो है उनकी प्रोफेशनल उनकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो कैसी है। हालांकि अगर मैं इसके बारे में पता हो कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी करती क्या है, तो थोड़ा सा हम गेस कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑडिटर का जो काम होता है ना, उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस पर ध्यान देती है। ठीक है, तो हमें ऑडिटर से हम इसको हम लगा सकते हैं कि चलो इसमें ऑडिट वाला काम आ गया, तो कंपनी में ऑडिट होते हैं। ठीक है, सीएज पर भी जो है ये ध्यान देती है। ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं उन पर भी थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, चलो पार्टनरशिप एक्ट से हम वी कैन मेक आउट कि ऐसे ऐसे होगा 2008। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, चलो ये भी हम मान सकते हैं कंपनी एक्ट हो गया 2013 वाला। ठीक है, तो हमारा यही है एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है। दैट्स इट, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वो सिर्फ 21 पॉइंट्स ही हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा है इसके बारे में। हमने कुछ चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में हमने ध्यान दिए, जिसका जो अगर मैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको बोलूँ तो वो क्या क्या हो जाएंगे आपके, कंपनीज, कंपनी हो गया, तो कंपनी से कंपनीज एक्ट हो गया, कंपनीज डोनेशन एंड नेशनल फंड्स एक्ट हो गया, कंपनी से आया आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट हो गया, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी, कॉस्ट एंड वर्क लग के पीडब्ल्यू की तरफ मत भाग जाना, अकाउंटेंसी पे ध्यान देना है। ठीक है, अकाउंट्स अकाउंटेंसी। ठीक है, और उसके बाद जब सीए है तो सीएस भी मिलेंगे, प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। ठीक है, तो ये तो स्टैटिस्टिक्स तो आपका ऑटोमेटिकली कंपनी से आप ले ही मिल सकते हैं। लॉ ऑफ पार्टनरशिप या फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, किस में पार्टनरशिप एक्ट किस में होता है, कंपनीज के अंदर होता है, तो वो भी आ गया आपके इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, इंपॉर्टेंट है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, किसी में भी कंफ्यूज कर सकते हैं। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होगा आपका, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का आपका हो जाएगा कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर। कॉर्पोरेट में ही कंपटीशन होता है, जब कंपटीशन कमीशन किसके अंदर आएगी, सीरियस फ्रॉड्स किसके अंदर होते हैं, कंपनीज के अंदर ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड फाइनेंस लग रहा है, लेकिन इस पर ध्यान देना है कि कंपनीज की इंसॉल्वेंसी की बात कर रही है, हालांकि लिखा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ध्यान देना है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है, ये आपका इसके अंडर में आ जाएगा, कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर में। ठीक है, इसी का बोर्ड भी यहीं पर है। देन वी हैव एनसीएलएटी, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, कंपनी से आप इसको दोनों कर सकते हैं। इन्वेस्टर एजुकेशन, कंपनी में ही सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी एजुकेशन का भार किस पर है। एंड प्रोडक्शन फंड अथॉरिटी, वो भी ध्यान जो है वो कॉर्पोरेट अफेयर को करना है। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, तो इसके अंडर में आएगा ही। देन नेक्स्ट है आपका नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये कौन है, एनएफआरए क्या होगा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। क्या काम बताया इसका मैंने आपको, दैट इज एनएफआरए का काम होता है कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, वो अपने तरफ से बनाता है कि उनको एनफोर्स करता है कि ये स्टैंडर्ड्स पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ऑडिट के स्टैंडर्ड होने चाहिए। तो ऑडिट वाला का क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है उसके सीएफओज की, वो सब कुछ देखता है हमारा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइनेंस की तरफ पूरा झुक जाएंगे जैसे ही देखेंगे इसको हम। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट, चलिए हम ये मान सकते हैं। आई थिंक दिस इज ओवर, राइट। हमें मतलब काफ़ी कुछ तो इसके बारे में लगता है कि समझ में आ गया है, तो आई थिंक वी कैन मेक आउट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। चलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पर बात करते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं जो मिनिस्ट्री, ये जो जंप मिनिस्ट्रीज को जंप क्यों कर रहा हूँ, मतलब क्यों क्यों ऐसे कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो मैं जंप कर रहा हूँ, ये पहले जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है ना, मैं उनको कवर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इनमें से जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं पहले वही मिनिस्ट्रीज कवर कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट तो सारी ही है यार, यस हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जिसके जिसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं,
हमने कुछ क्वेश्चंस जब हमने पढ़े तो हमें लगा कि हाँ यार इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, तो हम पहले वो मिनिस्ट्रीज कवर कर रहे हैं। ओके, चलिए तो बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर क्या क्या डील करता है, देख लीजिए। बात करते हैं एक्सटर्नल अफेयर, तो यस करेगा ही। रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज, एक्सटर्नल अफेयर ही करेगा। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ये पकड़ा गया, ये नहीं समझ पाएंगे हम इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ कर देंगे रूट कि नहीं नहीं ये तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, तो इंडिया की जो काउंसिल है किसके लिए, कल्चरल रिलेशन की, मतलब जो हमारे दूसरी कंट्रीज के साथ जो कल्चरल रिलेशन है ये उसकी बात हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में नहीं है ये। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन का मेन पर्पज क्या है, देखो आपको दिखा देते हैं इसका मेन पर्पज क्या है, क्योंकि हमें इसी तरीके से ही पढ़ना है। एक बार टाइम लगेगा लेकिन फिर हम इसको बात कर पाएंगे इसके, मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इसको रिलेट कर पाएंगे। ये देखिए ठीक है, दैट्स एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व्ड इन इंडियाज ग्लोबल कल्चरल रिलेशन थ्रू कल्चरल एक्सचेंज विद अदर कंट्रीज एंड देयर पीपल। बस यही पकड़ लेना है आपको कि ये जो कल्चरल रिलेशन है ना, ये कल्चरल रिलेशन की बात कर, देखो अब हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अगर हम साथ साथ वो कवर करें अगर इसके साथ समय, तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या क्या डील कर रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल के अंदर ऐसा ये क्यों क्यों दिया गया। ठीक है, बहुत मतलब आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो अपने साइड में ही जहाँ पर भी आपके नोट्स है वहाँ पर लिख लीजिए इसके साइड में यहाँ पर कि ये जो मिनिस्ट्री इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस है, दिस इज स्पेशली और इन कंटेक्स्ट विद फॉरेन कंट्रीज के साथ जो हमारे कल्चर रिलेशंस है उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये फॉरेन कंट्रीज के बारे में बात हो रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ कल्चर रिलेशन। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आया हुआ है। नेक्स्ट है ऑल मैटर्स अफेक्टिंग फॉरेन डिप्लोमेट, तो आप मेकआउट कर सकते हैं कॉन्सुलर ऑफिस, यूएन ऑफिसर्स एंड इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज इन इंडिया, ये कर सकते हैं कि ठीक है ये तो ऐसी का ही होगा, आपका एक्सटर्नल अफेयर का ही होगा। देन वी हैव पासपोर्ट्स, वीजाज, एक्सक्लूडिंग द ग्रांट ऑफ वीजाज and endorsements for entry into India, but including the grant of entry permits to South Africans of non-Indian origin under reciprocity South Africa rules 1944, and the grant of entry visas for Sri Lankan national except missionaries. ओके तो पासपोर्ट्स हैं, जो भी वीजाज हैं, तो उनके बारे में, तो पासपोर्ट और वीजा किसके बारे में करेगा, एक्सक्लूडिंग द ग्रांट ऑफ वीजाज और एंडोर्समेंट फॉर एंट्री इनटू इंडिया। ठीक है, ये कह रहा है पासपोर्ट्स और वीजाज कौन डील करेगा, आपका यही फॉरेन करेगा। एक्सक्लूडिंग द ग्रांट ऑफ वीजाज, एक्सक्लूड कर रहे हैं किसको, ग्रांट ऑफ वीजाज या फिर एंडोर्समेंट फॉर एंट्री इनटू इंडिया, बट इंक्लूडिंग द ग्रांट ऑफ एंट्री परमिट्स टू साउथ अफ्रीकन ऑफ नॉन इंडियन ओरिजिन, मतलब साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के लिए उनके जो परमिट है वो एक्सटर्नल अफेयर डील करेगा अंडर द रेसिप्रोसिटी साउथ अफ्रीका रूल्स 1904 एंड ग्रांट ऑफ एंट्री वीजाज फॉर श्रीलंकन। तो यहाँ पर दो नाम ध्यान दिया है, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, बट ग्रांट ऑफ वीजाज और एंडोर्समेंट फॉर एक्सेप्ट कर रहा है इसको, पासपोर्ट और वीजा एक्सक्लूड कर रहा है किसको, एक्सक्लूडिंग द ग्रांट ऑफ वीजाज और एंडोर्समेंट फॉर एंट्री इनटू इंडिया, बट इंक्लूड कर रहा है ग्रांट ऑफ एंट्री परमिट्स, मतलब यहाँ पे जो है पासपोर्ट और वीजा नहीं है, यहाँ पर एंट्री परमिट्स हैं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा ये जो वर्ड्स हैं इन पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दैट पासपोर्ट्स एंड वीजाज, ठीक है, पासपोर्ट्स एंड वीजाज एक्सक्लूडिंग द ग्रांट ऑफ वीजा, मतलब कि वो उनको वीजा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, फॉर एंट्री इनटू इंडिया। ठीक है, एक्सक्लूड क्या किया इन्होंने, एक्सक्लूडिंग द ग्रांट ऑफ वीजाज और एंडोर्समेंट फॉर एंट्री इनटू इंडिया, बट इंक्लूडिंग क्या कर रहा है, एंट्री परमिट्स, ग्रांट ऑफ एंट्री परमिट्स टू साउथ अफ्रीकन्स एज वेल एज टू श्रीलंकन नेशनल्स एक्सेप्ट मिशनरीज, मिशनरीज को नहीं है, लेकिन जो नेशनल्स है वहाँ के, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका के और जो श्रीलंका के हैं उनके लिए जो है हम एंट्री परमिट्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स डील करता है। ठीक है, एक्स्ट्राडिशन एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, एक्स्ट्राडिशन मतलब होता है किसी भी पर्सन को जब आप अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री भेजते हैं, ठीक है, जैसे किसी ने कोई क्राइम कर दिया तो उस पर्सन को वहां से लेके आना, हमारी कंट्री में किसी ने क्राइम कर दिया, दूसरी कंट्री का नेशनल है,
उसको वहां भेजना, सो दैट इज नोन एज एक्स्ट्राडिशन, ठीक है। तो एक्स्ट्राडिशन ऑफ क्रिमिनल्स एंड एक्यूज्ड पर्संस, ओके, फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज एंड वाइस वर्सा, दोनों काम करेंगे। एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्स्ट्राडिशन एक्ट, ठीक है, 1962, एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी, तो ये सब कुछ जो है हमारा इसके अंदर में एक्सटर्नल अफेयर के अंडर में होगा। तो आई थिंक यू कैन मेक आउट एक्स्ट्राडिशन से आप मेक आउट कर सकते हैं। देन वी हैव प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया फॉर रीजंस of state connected with external and commonwealth affair. This is important. Preventive detention in India for reasons of state connected with external and commonwealth affairs. Preventive detention अगर आप देखा जाए तो it relates to MHA, है ना, लगता है ना सबको कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है, क्योंकि एमएचए यूजुअली पुलिस का काम है, वही करते हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, फॉर रीजंस ऑफ स्टेट कनेक्टेड विद एक्सटर्नल अफेयर, एक्सटर्नल एंड कॉमनवेल्थ अफेयर्स। अगर कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर आप करते हैं एंड इफ दैट इज इन रिलेशन विद एक्सटर्नल एंड कॉमनवेल्थ अफेयर, तो ये आपका ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल अफेयर के अंडर में आ जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, कनेक्टेड विद एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ अफेयर, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। हमें क्वेश्चंस को भी इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिपैट्रिएशन ऑफ द नेशनल्स ऑफ फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ स्टेट्स फ्रॉम इंडिया एंड डिपोर्टेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल्स ऑफ फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज टू इंडिया। तो रिपैट्रिएशन करते हैं जब आप नेशनल्स की, ठीक है, फॉरेन नेशनल्स की, कॉमनवेल्थ स्टेट्स की, फ्रॉम इंडिया, इंडिया से करते हैं आप, या फिर डिपोर्टेशन करते हैं, उनको यहाँ से भेज रहे हैं या वहां से वापस बुला रहे हैं इंडियन नेशनल्स को, ठीक है, ऑफ फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज टू इंडिया। तो ये कौन करेगा, एक्सटर्नल अफेयर काम करेगा। इमिग्रेशन टू इंडिया, ठीक है, इमिग्रेशन टू इंडिया फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका और एनी अदर कंट्री टू विच द रेसिप्रोसिटी एक्ट 1943 में अप्लाई। तो इमिग्रेशन कोई आ रहा है आपके पास, ठीक है, तो उस केस में भी कौन डील करेगा, ये तो हम मेक आउट कर सकते हैं कि हमारा यही करेगा। लेकिन एक ये जो रेसिप्रोसिटी एक्ट है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड्स आ रहे हैं इसके अंदर, एक एक्स्ट्रा ट्रेडिशन, हम क्रिमिनल वगैरह को भेज रहे हैं, एक रेसिप्रोसिटी जिसके अंदर हमारा जैसे कि श्रीलंका के साथ या फिर साउथ अफ्रीका के साथ जो रेसिप्रोसिटी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट मिशनरीज, मिशनरीज को हम कोई एंट्री परमिट्स नहीं दे रहे हैं, उनके लिए वीज़ा ही चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑल कंसुलर फंक्शंस, यस कंसुलर वर्ड है, तो कंसुलर आपका ये जो एम्बेसी एरियाज है उनके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेवल अरेंजमेंट्स फॉर ट्रेडर्स एंड पिलग्रिम्स फ्रॉम इंडिया टू तिब्बत रीजन ऑफ चाइना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं इसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में ना हो, ठीक है, लेकिन ट्रैवल अरेंजमेंट की बात हो रही है, किसकी, ट्रैवल अरेंजमेंट्स की बात हो रही है, फॉर ट्रेडर्स एंड पिलग्रिम्स फ्रॉम इंडिया टू तिब्बत। इंडिया से कोई लोग जैसे जो बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं लोग हैं, वो अगर वहाँ पर जाना चाहते हैं तो उनका जो पूरा ट्रैवल अरेंजमेंट है वो किसके अंडर में आएगा आपका, दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। स्कॉलरशिप टू फॉरेन स्टूडेंट्स हो गए, तो एक्सटर्नल अफेयर हम मेक आउट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्कॉलरशिप टू नॉन रेजिडेंट इंडियंस, एनआरआईज एंड पीओआई जो होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, राइट, स्टूडेंट्स फॉर स्टडी इन इंडिया अंडर डिफरेंट स्कीम्स। तो अगर कोई भी पढ़ना चाहता है इस तरीके से है तो यस, हम उनको अपनी तरफ से जो है एक्सटर्नल अफेयर के अंडर में आएगा। देन वी हैव पॉलिटिकल पेंशंस पेड टू फॉरेन रेफ्यूजीज एंड डिसेंडेंट्स ऑफ दोज हु रेंडर्ड सर्विसेज अब्रॉड। तो वो जो देखिए यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल पेंशन नहीं आएगा, ये आएगा पॉलिटिकल पेंशन पेड टू फॉरेन रेफ्यूजीज। जैसे ही फॉरेन आया तो हम एक्सटर्नल अफेयर मेक आउट कर लेंगे, ठीक है, उनको भी दी जाती है, इनको जो डिसेंडेंट्स हैं उनके बाद जो चलते हुए आ रहे हैं उनको भी आप जो है पेंशन दे रहे हैं। सेरिमोनियल मैटर्स रिलेटिंग टू फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ विजिटर, बस फॉरेन और कॉमनवेल्थ विजिटर आ गया, एंड डिप्लोमेटिक एंड कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव आ गया, एक्सटर्नल अफेयर हो गया। मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पौंडीचेरी, गोवा, दमन एंड दीव इन्वॉल्विंग रिलेशन विद फ्रांस एंड पोर्तुगल। देखिए वैसे नहीं है, ऐसे नहीं है कि आप पौंडीचेरी, गोवा, दमन और दीव के बारे में बात कर रहे हैं। when you are involving the relations with France and Portugal, then yes, then in that case मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के अंदर आ जाएगा ये। नेक्स्ट आपका रिलेशंस विद स्टेट्स इन स्पेशल ट्रीटी रिलेशंस विद इंडिया सच एज भूटान। देखिए कुछ स्पेशल ट्रीटीज है हमारी, ठीक है, किसी दूसरी कंट्रीज के साथ, ठीक है, जैसे भूटान की जो स्पेशल ट्रीटीज है, तो स्पेशल ट्रीटीज विद भूटान जैसे ही अगर आ गया तो ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल अफेयर का काम हो गया। देन वी हैव, दिस इज इंपॉर्टेंट, हिमालयन एक्सपेडिशंस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
कि हिमालय के अंदर जो एक्सपीडिशंस हो रही हैं अगर उसके लिए है तो वो क्या होगा, दैट इज परमिशन टू फॉरेनर्स टू ट्रैवल टू प्रोटेक्टेड एरियाज अदर देन दोज विद विच मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज कंसर्न। मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आ रहा है उनको आपको हटा देना है, इसके अलावा जो भी है वो एक्सटर्नल अफेयर के अंडर में आएगा। अगर हिमालयन एक्सपीडिशन, हिमालय पर कोई, जैसे मान लीजिए हमारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज है वहाँ पर कोई लोग जाके जो है घूमना चाहते हैं, और आपने देखा ही होगा आजकल तो बाइक लेके लोग जो है हिमालयन एक्सपीडिशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के लिए क्या है, आपका मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है। तो थोड़ा सा ये हिमालयन एक्सपीडिशंस जो है थोड़ा सा हटके है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। दैट बट यस ये है कि इसमें क्या है, परमिशन टू फॉरनर्स है, ठीक है। परमिशन टू फॉरनर्स टू ट्रेवल टू प्रोटेक्टेड एरियाज अदर देन दोज विद विच द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इज कंसर्न। तो अगर फॉरनर्स वर्ड आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप मेक आउट कर सकते हो। एक एक वर्ड पर ध्यान देना है, एक एक वर्ड पर हमें उसी उसी चीज से मेक आउट करना है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कॉन्फ्रेंसेज, यूएन आ गया, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हो गया। देखो ट्रेड वाले में हमने पढ़ा था ना, ट्रेड किसका था आपका, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में हमने पढ़ा था, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर हमारा बहुत सारी जो है ट्रेड से रिलेटेड जो भी फॉरेन फॉरेन वो जो था, जो इंस्टीट्यूशंस थे, है ना, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज एजेंसीज और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्फ्रेंस जो है वो सब इसके अंडर में आ जाएगा। इंडियन फॉरेन सर्विसेज तो आपको पता ही है, यस आएगा ही आएगा इसके अंडर में। इंडियन फॉरेन सर्विसेज ब्रांच बी ये भी आ जाएगा। इंडियन फॉरेन सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये भी इसके अंडर में होगा। एक्सटर्नल पब्लिसिटी इंक्लूडिंग सच पब्लिसिटी कंसर्निंग ओवरसीज इंडियन अफेयर्स, तो ओवरसीज इंडियन अफेयर्स आ गया तो हो गया। पॉलिटिकल ट्रीटीज एग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशन विद फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज ऑटोमेटिकली हो गया। pilgrimages to places outside India and Indian pilgrimships rules, Indian pilgrimships, ships याद करेगा, ships rules 1933 and pilgrim parties from India to shrines in Pakistan and vice versa, excluding administration, exclude कर रहा है किसको, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हज कमेटी एक्ट। आपको पता है हज कमेटी एक्ट किसके अंडर में आता है, हज कमेटी एक्ट आता है मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसलिए इन्होंने यहाँ पर इसको एक्सक्लूड किया है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पिलग्रिमेज जो आप यात्रा के लिए जाते हैं धर्म धर्म के स्थानों के लिए, ठीक है, टू प्लेसेस आउटसाइड इंडिया, तो आउटसाइड इंडिया तो किसका आ गया, एक्सटर्नल अफेयर का आ गया। एंड इंडियन पिलग्रिम शिप्स रूल्स, भाई इंडियन पिलग्रिम तो है, उस टाइम पे तो शिप्स ही चलते होंगे, तो शिप्स रूल किसका होगा, एक्सटर्नल अफेयर का होगा। एंड पिलग्रिम पार्टीज फ्रॉम इंडिया टू श्राइन्स इन पाकिस्तान किसके अंडर में आएगा, ये, और वाइसी वर्सा, या फिर वहां से कोई आ रहा है या फिर यहाँ से कोई जा रहा है तो एक्सटर्नल अफेयर का है। लेकिन हज कमेटी इसमें से एक्सक्लूड है, तो इसलिए हज कमेटी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नॉन मुस्लिम श्राइन्स इन पाकिस्तान, जो भी नॉन मुस्लिम श्राइन्स है पाकिस्तान के अंदर या फिर मुस्लिम श्राइन्स है इंडिया के अंदर, उनको भी प्रोटेक्शन देना जो है एक्सटर्नल अफेयर का काम है, ठीक है। एबडक्टेड पर्सन्स रिकवरी एंड रिस्टोरेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, इंडिया के अंदर लिखा है या बाहर के अंदर लिख रहा है, कुछ नहीं है। कोई भी एबडक्टेड पर्सन है, इसको आपने अगवा कर लिया जाता है अगर मान लीजिए कोई पर्सन, ठीक है। सॉरी, ये जो हज कमेटी है ना, हज कमेटी जो है ये कल्चर के अंडर नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंडर में है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हज उसका रीज़न भी बता देते हैं, रीज़न क्या है उसका, जो हज पर जैसे जाते हैं जो मुस्लिम्स जाते हैं, तो मुस्लिम्स जो है वो माइनॉरिटी में है इंडिया में, ठीक है। तो इस तरीके से याद कीजिए, कनेक्ट कीजिए कि हज कमेटी है, हज कमेटी में हज पर कौन जाएंगे, तो मुस्लिम्स जाएंगे। जब अगर मुस्लिम्स जाते हैं तो मुस्लिम्स क्या है, इंडिया में माइनॉरिटी में है, तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर इसको डील करेगा। इस तरह से कनेक्ट कीजिए। देन वी हैव एबडक्टेड पर्सन्स रिकवरी एंड रेस्टोरेशन, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे कि एबडक्टेड पर्सन कोई भी पर्सन है जिसको एबडक्ट कर लिया, मतलब कि ने वो कर लिया, तो उस केस में आप क्या करेंगे, एबडक्टेड पर्सन और तो उनकी रिकवरी और रेस्टोरेशन जो है सब की सब लाए करेगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर में। रिकवरी ऑफ एडवांसेस granted to the evacuees from Burma, Malaya, etc. during the years 1942, 1940. Wait. Please give me 1 second.
ऑलराइट, सॉरी अबाउट इट यार, थोड़ा सा फैमिलीज, आपको पता ही है हम किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई थिंक एवरीबडी नोज, फैमिली है, बच्चे हैं, सबको देखना पड़ता है। तो चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं यार। आई थिंक एवरीबडी इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, तो एब्डक्टेड पर्सन्स, यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि एब्डक्टेड मतलब जो भी जैसे किसी को अगवा कर लिया जाता है, तो उन पर्सन्स की रिकवरी और रेस्टोरेशन का काम जो है वो कौन डील करता है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें लगता है एमएचए करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं दे रखा है, वेदर इंटरनल या फिर बाहर कुछ नहीं दे रखा है। तो इसलिए अगर सीधा सीधा ये कहीं रख दिया जाए एब्डक्टेड पर्सन रिकवरी एंड रेस्टोरेशन, नहीं समझ पाएंगे, अटेंशन देना है इस पर, राइट। रिकवरी ऑफ एडवांसेस ग्रांटेड टू द एविक्यूज फ्रॉम बर्मा, मलाया एटसेट्रा। देखिए जब भी यहाँ पर आएगा रिकवरी ऑफ एडवांसेस तो एक अलग चीज होगी, लेकिन वो आपको पूरा लिखेगा, दैट इज ग्रांटेड टू द एविक्यूज फ्रॉम बर्मा मलाया। बर्मा मलाया जैसे ही आ जाए आपका एक्सटर्नल अफेयर हो गया। During the years 1942, 1947 and residual work relating to sorry, refugees refugees given asylum in India during World War II। तो ये कुछ भी होगा तो आपका क्या हो जाएगा इस केस में? आपका एक्सटर्नल अफेयर हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिडुअल वर्क रिलेटिंग टू रेफ्यूजीज गिवन असाइलम इन इंडिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू के अंडर में जितने भी लोगों को असाइलम दिया गया था, तो वो भी अब क्या है आपका इंडिया में ही, इंडिया में जिनको दिया गया था, तो वो भी आपका पार्ट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कमेंसमेंट और सीसेशन ऑफ स्टेट ऑफ वॉर, कोई भी, ये इंपॉर्टेंट है यार, दिस इज इंपॉर्टेंट कि कोई भी नोटिफिकेशन देनी है आपको रिगार्डिंग कमेंसमेंट की वहां पर जो है वॉर स्टार्ट हो गया है या वहां पर वो बंद हो गया है, ठीक है। तो ये कौन देगा? हमें लगता है एमएचए देगा, नहीं, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर देगा। फॉरेन जुरिडिक्शन तो समझ में आता है, चलिए वो हो गया आपका। हॉस्पिटैलिटी ग्रांट टू द ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉड टर्म्स में समझिएगा, अच्छा समझिएगा इसको, कि जब आप हॉस्पिटैलिटी मतलब आतिथ्य का जो भाव रखते हैं, हम आतिथ्य भाव, तो आतिथ्य भाव मतलब अपनी कंट्री के अंदर अंदर लोगों से तो ना आतिथ्य कर रहे हैं, वो तो हम अपने हो गए, वो तो हमारा घर हो गया। हॉस्पिटैलिटी ग्रांट मतलब हॉस्पिटैलिटी ग्रांट जब हम फॉरेन कंट्रीज को हम आतिथ्य दिखाते हैं, राइट। तो ये आपका टू द ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो डील करेगा एक्सटर्नल अफेयर, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। डिमेरिकेशन ऑफ द लैंड फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि डिमेरिकेशन जो है वो तो एक्सटर्नल अफेयर के अंडर में है। बॉर्डर रेड्स एंड इंसिडेंट्स ऑन द लैंड बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, ये भी ठीक है, चलो बॉर्डर पर जितनी भी रेड होगी या फिर लैंड बॉर्डर्स जो है आपका इस पर होगा। डिप्लोमेटिक फ्लाइट क्लियरेंसेज फॉर नॉन शेड्यूल चार्टर्ड फ्लाइट्स ऑफ फॉरेन सिविल मिलिट्री एयरक्राफ्ट ट्रांजिटिंग इंडिया, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सिविल एविएशन में मत डाल देना यार। डिप्लोमेटिक फ्लाइट है, सबसे पहले देखो अलग से लिखा हुआ है, वहां पर क्या था, वहां पर हमारे पास प्राइवेट फ्लाइट था जिसमें ना इंक्लूडिंग कार्गो था, तो वो तो समझ में आता है, बट यहाँ पर क्या है, डिप्लोमेटिक फ्लाइट है। तो डिप्लोमेटिक फ्लाइट्स का कोई भी क्लियरेंस फॉर नॉन शेड्यूल चार्टर्ड फ्लाइट्स, मतलब शेड्यूल नहीं है पहले से, और फॉरेन हो गया, कोई भी सिविल हो गया, कोई भी मिलिट्री हो गया एयरक्राफ्ट ट्रांजिटिंग इंडिया, मतलब इंडिया के ऊपर से कोई भी डिप्लोमेटिक फ्लाइट जा रही है अगर, तो वो कहीं ना कहीं उसको क्लियर करवाने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर भी। नेक्स्ट है आपका मैटर्स रिलेटिंग टू लॉ ऑफ द सी। चलिए लॉ ऑफ द सी, लॉ ऑफ द सी अगर और किसी मिनिस्ट्री के, लेकिन कंफ्यूज कर सकते हैं यार, कुछ नहीं पता, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैटर्स रिलेटिंग टू लॉ ऑफ द सी इंक्लूडिंग इंडियन टेरिटोरियल वाटर, ठीक है, कंटिग्यूस जोन जो है आपका, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। तो इनका जब भी मैटर्स रिलेटिंग टू लॉ ऑफ द सी, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, देखिए हमने हमने पढ़ा था, जो इकोनॉमिक जोन वाला भी पढ़ा था ना हमने इसके अंदर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, लेकिन वो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स था वो हमारे पास हमने पढ़ा था स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। एक्चुअली जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन था वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सी की बात हो रही है। देखिए पहले लिख रखा है मैटर्स रिलेटिंग टू लॉ ऑफ द सी, ऑफ किस किस का, इंडियन टेरिटोरियल वाटर का, कंटिग्यूस जोन का, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का। तो सी से रिलेटेड अगर बात आती तो एक्सटर्नल अफेयर के अंडर में जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ अराइजिंग ऑन हाई सीज इंक्लूडिंग फिशरीज राइट्स, पायरेसीज, क्राइम्स कमिटेड ऑन द हाई सीज और इन द एयर, देखिए यहाँ पर एयर भी लिखा हुआ है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द लॉ ऑफ फॉरेन स्टेट्स, ठीक है, कमिटेड ऑन लैंड और हाई सीज और इन द एयर, लीगल मैटर्स कंसर्निंग द इंटरनेशनल सी बेड एयर अथॉरिटी, एरिया एंड अथॉरिटी, तो सब कुछ वो है जो डील करेगा एक्सटर्नल अफेयर। इकोनॉमिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस गिवन बाय इंडिया टू द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, ठीक है,
गवर्नमेंट ऑफ नेपाल आ गया सीधा सीधा, तो एक्सटर्नल अफेयर है। अंडर द कोलंबो प्लान फॉर कोऑपरेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो हम करेंगे इसको सीधा एक्सटर्नल अफेयर। टेक्निकल एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस रिसीव्ड बाय इंडिया अंडर टेक्निकल कोऑपरेशन स्कीम ऑफ द कोलंबो प्लान, ठीक है, कोलंबो प्लान पे ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं, कोलंबो आ गया आपका नेपाल, तो नेपाल मतलब फॉरेन कंट्री। टेक्निकल असिस्टेंस गिवन बाय इंडिया टू द मेंबर कंट्रीज ऑफ द कोलंबो प्लान अंडर टेक्निकल कोऑपरेशन स्कीम ऑफ द कोलंबो प्लान, ठीक है, दे दिया, एक्सटर्नल अफेयर हो गया। ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द मीटिंग्स ऑफ कोलंबो प्लान, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर हो गया। परचेज एंड द कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ द प्लान, ठीक है। परचेज, इंस्पेक्शन एंड शिपमेंट ऑफ स्टोर्स फ्रॉम अब्रॉड, ध्यान से दीजिएगा, परचेज कोई भी कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर भी कर रहे हैं, शिपमेंट ऑफ स्टोर्स फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड आते ही समझ जाएंगे आप, एक्सटर्नल अफेयर हो गया। फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट अदर देन दोज द परचेज, इंस्पेक्शन एंड शिपमेंट ऑफ विच आर डेलीगेटेड टू अदर अथॉरिटीज बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, ये इंपॉर्टेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, लेकिन आप इसको आप मेक कर सकते हैं। अदर अथॉरिटीज के लिए हो सकता है उन्होंने कोई और दे रखा हो, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वी विल गेट टू नो। ऑल मैटर्स रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ लोन्स एंड क्रेडिट्स टू नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, एक्सटर्नल अफेयर आ गया आपका, क्योंकि फॉरेन कंट्री का नाम आ रहा है ना, तो आप मेकआउट कर सकते हैं कि फॉरेन कंट्री एक्सटर्नल अफेयर डील करता होगा इसको। देन है टेक्निकल असिस्टेंस गिवन बाय इंडिया टू अफ्रीकन कंट्रीज, ओके, अंडर द स्पेशल कॉमनवेल्थ अफ्रीकन असिस्टेंस प्लान प्रोग्राम, एक्सटर्नल अफेयर हो गया। कॉमनवेल्थ कंट्री शुड बी टेकन टू इंक्लूड ब्रिटिश कॉलोनीज, प्रोटेक्टेड एंड ट्रस्ट टेरिटरीज, आपको पता है ना, जो ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन कौन सी है, जो भी ब्रिटिश की जो कॉलोनीज थी वो सब कॉलोनीज को मिला के कॉमनवेल्थ कंट्रीज बनाया गया है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा। इंटरेक्शन विद ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस अब्रॉड, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डिक्लेरेशन, ट्रीटीज, कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंसेज, रेफरेंसेज रिसीव फ्रॉम यूएन एंड अदर स्पेशल एजेंसीज इन इंटरनेशनल डिक्लेरेशन विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अब्रॉड, ठीक है। Implementation of reporting obligation in coordination with the concerned ministries required under UN and to which India is a state party, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करनी है आपको, कोई भी ऑब्लिगेशंस है आपकी, आप किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन का एक पार्ट है एक तरीके से, ठीक है। ट्रीटीज़ के अंदर हम जाते हैं तो वो अगर कुछ बोलते हैं तो उनको आप ओब्लाइज होते हैं, आपको करना होता है वो चीज़ें, ठीक है। तो वो जो है सब कुछ कौन करेगा, आपका एक्सटर्नल अफेयर। दीज फंक्शंस विल बी एक्सरसाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स which shall be the nodal ministry for policy and coordination of all matters relating to human rights। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, इसका जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है दैट इज एक्जैक्टली द नोडल मिनिस्ट्री फॉर पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स। लेकिन जब भी बात आती है अब्रॉड की, डिक्लेरेशंस की, ट्रीटीज, कन्वेंशन, इंटरनेशनल यूएन स्पेशल एजेंसीज की, तो सब के अंदर कौन डील करेगा, आपको एक्सटर्नल अफेयर डील करेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, वर्ल्ड से आप मेकआउट कर सकते हैं। All matters relating to overseas Indians, okay, comprising persons of this and this, PIO जो है and non-resident Indians, NRI, excluding entries specifically allotted to other departments, ठीक है। तो और matter related to this आपका एक्सटर्नल अफेयर चला गया। ऑल, देखिए अगर यहाँ पर ओवरसीज इंडियंस में ही इन्वेस्टिंग की बात आ जाए तो क्या आ जाएगा आपका, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर चला जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। यार एक तो मिनिस्ट्री का नाम याद करना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है, थोड़ा बार बार रिवाइज करते रहिए, बार बार रिवाइज करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर हमने अभी पढ़ा है, अब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर की, ठीक है। तो इमिग्रेशन एक्ट कहाँ पर आएगा, इंडियन फ्रॉम इंडिया टू ओवरसीज कंट्रीज एंड रिटर्न ऑफ इमिग्रेंट्स। तो जो भी हमारे यहाँ कंट्री के जो लोग हैं वो अगर बाहर चले गए, वापस आना चाह रहे हैं, तो इमिग्रेशन एक्ट हमारा यही कौन करेगा। मैटर रिलेटेड टू प्रवासी भारतीय दिवस है ना, सम्मान अवार्ड्स भी हैं, प्रवासी भारतीय केंद्र भी है, सब एक्सटर्नल अफेयर के अंडर में आएगा। मैटर्स रिलेटेड टू प्रोग्राम्स इन इंडिया एंड फॉर ओवरसीज इंडियन वॉलंटियर्स, प्रोग्राम्स कोई भी होंगे इंडिया के अंदर, सब एक्सटर्नल अफेयर। सेटिंग अप एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंटर्स फॉर ओवरसीज और इंडियन अफेयर्स इन कंट्रीज हैविंग मेजर कंसंट्रेशन ऑफ ओवरसीज इंडियंस, एक्सटर्नल अफेयर। पॉलिसी रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस टू द PIO, जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड नॉन रेजिडेंट इंडियंस एक्सक्लूडिंग रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सर्विस, कौन करेगा आपका, सब कुछ एक्सटर्नल अफेयर। देखिए मुझे लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी कुछ PIO NRI सब कुछ दे रखा है, तो वी कैन मेक आउट की एक्सटर्नल अफेयर ही डील कर रहा है इनको, तो इसलिए हम इन पे ज़्यादातर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जस्ट हम एक प्लेन रीडिंग इसकी कर रहे हैं। नेक्स्ट है कलेक्शन एंड डिसमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग एडमिशन ऑफ द PIO and NRI students to various education, technical, cultural institutions in India where discretionary quota for the PIO and NRI student exists in consulting with Ministry of Education and Ministry of Culture, ठीक है। तो ये भी क्या होगा आपका, जब कलेक्शन करना है, डिसमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन करने,
उनके एडमिशन देने के लिए यहाँ पर तो कौन बात करेगा, सब एक्सटर्नल अफेयर बात करेगा इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन की तो बात ही होगी, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, हमारे एक कल्चर को भी तो बढ़ावा दे रहे हैं ना हम, इसलिए। और इसीलिए हम कह रहे थे वो जो हज कमेटी वाला जो हमने बोला था दैट वाज रॉन्ग, वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। रीजन बताया मैंने आपको कि जो हमारे यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं वो माइनॉरिटीज़ में हैं, जिसकी वजह से जब वो माइनॉरिटीज़ जो है जो मुस्लिम्स जो है जब वो जाते हैं वहाँ पर हज पर, तो उस केस में क्या होगा, इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी टू इंश्योर स्ट्रॉन्ग लिंक्स बिटवीन दी ओवरसीज इंडियंस कम्युनिटी एंड इंडिया, ठीक है। मैटर्स रिलेटिंग टू PIO, बस समझ लो जहाँ आपको दिख गया, मैटर रिलेटिंग टू पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन NRI, contributions to the government and parental organization in consultation with the Department of Economic Affairs, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैटर्स रिलेटिंग टू PIO चलो समझ में आता है, NRI समझ में आता है, कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द गवर्नमेंट, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहे हैं गवर्नमेंट को या फिर किसी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन को इन कंसल्टेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। अब मैंने यहाँ पे रुकने के लिए क्यों बोला, उसका रीज़न देख लीजिए आप। हम जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पढ़ रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में ही दूसरा हमारा जो सेक्शन था DPIIT का था। DPIIT के अंदर हमने थोड़ा सा अलग सा कुछ चीज़ पढ़ी थी, जिसके अंदर था कि अगर कोई भी डायरेक्ट फॉरेन या फिर नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट होती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, किसके अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर डायरेक्ट या नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट होती है, या फिर इन्वेस्टमेंट होती है फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ओवरसीज इंडियंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो हो रही थी वो हो रही थी इंडस्ट्रीज़ की प्रमोशन के लिए, इसलिए वो DPIIT के अंडर में आया। यहाँ पर फॉरेन से ही जो PIO है, NRI वगैरह है, वो कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं किसको, टू द गवर्नमेंट एंड पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन कंसल्टेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से कंसल्ट करना है आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉइंट, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से आपको कंसल्ट करना है, उसके बाद ही कॉन्ट्रीब्यूशंस लेने हैं गवर्नमेंट को, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है आपका गाइडेंस टू एंड कॉर्पोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन विद देम ऑन मैटर्स रिलेटेड टू ओवरसीज स्टूडेंट, ठीक है, कर सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस टू इम्पार्ट वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड मैन पावर अब्रॉड विद कंकरेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। आप अपने यहाँ पर कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं जिससे कि आप अपने इंडियंस को ऐसी वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग दे सके, सो दैट दे कैन मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्किल्ड मैन पावर अब्रॉड, बाहर वाले जो लोगों के पास जो स्किल्ड नॉलेज है उससे मैच कर जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ में मिलके आपको वो करना है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। कुछ नहीं पता UPSC क्या पूछ ले, ठीक है, तो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है अंडरलाइन करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट है न्यू इनिशिएटिव्स फॉर इंटरेक्शन बाय ओवरसीज इंडियंस विद इंडिया इन द फील्ड सच एज ट्रेड। न्यू इनिशिएटिव्स फॉर इंटरेक्शन बाय ओवरसीज इंडियंस, कोई भी ओवरसीज इंडियन न्यू इनिशिएटिव्स के लिए इंटरेक्शन करता है इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, कल्चर, टूरिज्म, मीडिया, यूथ अफेयर, हेल्थ, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन कंसल्टेशन विद कंसर्न मिनिस्ट्रीज ही आपको बात करनी है। एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय द सबसेक्शन 1 ऑफ 7B ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। सिटीजनशिप एक्ट तो हमारा आएगा ही इसी के अंदर, इंपॉर्टेंट है। सिटीजनशिप एक्ट का सेक्शन कुछ नहीं पता, यही पूछ लेगा 7B सब सेक्शन 1 सिटीजनशिप एक्ट किस पर आएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है वर्क रिलेटिंग टू टोटलाइजेशन एग्रीमेंट्स, प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ ओवरसीज इंडियंस एंड एग्जिम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। ओवरसीज इंडियंस देखते ही आप इस पर चल सकते हैं। The Ministry of External Affairs will be consulted by the concerned ministries on all matters concerning overseas Indians handled by them, such as PIO card scheme, dual citizenship issues, foreign contribution regulation act, ठीक है, matters of non-governmental organization of overseas Indians. Similarly, the Reserve Bank of India will consult the Ministry of External Affairs while framing policies and schemes governing deposits by overseas Indians. जहाँ overseas Indians आ जाए, PIO आ जाए, NRI आ जाए, एक्सटर्नल अफेयर पे रख दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में, ठीक है। देखिए जो बाहर जो हमने कॉमर्स वाला पढ़ा था ना, उसके अंदर क्या था, NRI नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, इंडियन की बात नहीं थी वहाँ पर था डायरेक्ट फॉरेन एंड नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट बाय ओवरसीज इंडियंस, लेकिन वहाँ पर प्रमोशन थी, इन्वेस्टमेंट थी, इंडस्ट्रीज की बात थी, इसलिए DPIIT के अंडर में आया था, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ध्यान धर के, बड़ा फूक फूक के कदम रखिएगा। चलिए जी।
तो हम ये वाला भी हमारा पूरा हो चुका है। बस अब हम जब करेंगे तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ही ध्यान देंगे हम, ठीक है। चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में। सबसे पहले इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, यहाँ पर मैंने आपको बताया कल्चर रिलेशन की बात हो रही है, बट दिस इन कंटेक्स्ट विद द फॉरेन कंट्रीज। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर नहीं है ये, ठीक है। पासपोर्ट और वीजा एक्सक्लूड कर रहे हैं, किस किस के लिए एक्सक्लूड कर रहे हैं, ये श्रीलंका और साउथ अफ्रीकन के लिए। इनके लिए हम एंट्री परमिट्स जो है वो करते हैं। मिशनरीज के लिए आपको वहीं से पासपोर्ट और वीज़ा लेना पड़ेगा, लेकिन जो वहाँ के नेशनल्स हैं उनके लिए आपको परमिट्स इशू करने पड़ते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर करेगा। कोई भी एक्स्ट्राडिशन क्रिमिनल का वहाँ से लेके आना है, यहाँ से भेजना है, सब इसके अंदर आएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर करनी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू कॉमनवेल्थ अफेयर करना है, तो आपका ऑटोमेटिकली ये डील करेगा। फॉरेन और कॉमनवेल्थ कंट्रीज आया तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाते हैं कि इसी का पार्ट है। इमिग्रेशन, आई से वाला इमिग्रेशन और ई से वाला हो, कोई भी हो। रेसिप्रोसिटी एक्ट में भी यहाँ से भेजना है, वहाँ से लाना है, कोई भी हो, सब उसके अंदर आएगा एक्सटर्नल अफेयर के अंदर। ट्रेवल अरेंजमेंट फॉर ट्रेडर्स ऑफ पिलग्रिम्स फ्रॉम इंडिया टू तिब्बत रीजन आ गया, वहीं पर भेज दीजिए एक्सटर्नल अफेयर। पॉलिटिकल पेंशंस पेड टू फॉरेन रिफ्यूजीज, ठीक है, एंड डिसेंडेंट्स पेंशंस जो है फाइनेंस में मत कर देना इसको, फॉरेन रिफ्यूजीज या उनके डिसेंडेंट्स के पास जा रही है तो कहाँ चला जाएगा, एक्सटर्नल अफेयर में। फॉरेन कॉमनवेल्थ विजिटर आएगा, सब उसके अंदर। पौंडीचेरी, गोवा से, फ्रांस वगैरह से, पोर्तुगल से जो भी रिलेशन रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू पौंडीचेरी, गोवा, दमन दीव, तो एक्सटर्नल अफेयर। ट्रीटी रिलेशन विद इंडिया सच एज भूटान, ठीक है, ये भी उसके अंदर। हिमालयन एक्सपीडिशन अगर कोई करता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, हिमालयन एक्सपीडिशन, देखो स्पेशली लिखा हुआ है हिमालयन एक्सपीडिशन, ठीक है, तो उसके लिए परमिशन टू फॉरनर्स अगर आपको देनी है, सिर्फ फॉरनर्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड है फॉरनर्स यहाँ पर। फॉरनर्स अगर आप देनी है तो उसके लिए इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ, नहीं, उनको आपको फॉरेन वालों को तो आपको इन्हीं के थ्रू ही करना है, एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू। इसके अलावा जो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में लाए कर रहा है, इसके अलावा तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से बात करके ही वो देना है, ठीक है। देन वी हैव यूनाइटेड नेशंस हो गया, यूएन हो गया, स्पेशल एजेंसीज हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सभी इसके अंडर में ये आ रहा है, ठीक है। ओवरसीज इंडियन अफेयर्स जितने भी हैं सब आपको करना है, ये भी। इंडियन, यहाँ पर शिप पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंडियन पिलग्रिम शिप रूल्स। शिप से आप समझ सकते हैं कि बाहर की बात हो रही है, क्योंकि जितना भी वाटर से रिलेटेड जो है ना हमारा, जो लॉ ऑफ द सी करके एक वर्ड था, तो वो सब उसके अंदर आता है एक्सटर्नल अफेयर के अंदर, तो ये भी इसके अंदर आएगा। यहाँ पे एक हज कमेटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंडर में आती है, ये एक उन्होंने एक्सेप्शंस दे रखा है। एब्डक्टेड पर्सन जो भी, जिनका भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एब्डक्टेड पर्सन कुछ भी होता है तो उनकी रिकवरी रेस्टोरेशन का काम जो है यहीं से करेंगे हम। इसके अलावा था आपका कोई भी नोटिफिकेशन देना रिगार्डमेंट की, कोई भी जो वॉर है वो स्टार्ट हो गया, बंद हो गया, यहाँ से देंगे आप इनके। हॉस्पिटैलिटी ग्रांट, हॉस्पिटलिटी विद रिस्पेक्ट टू दी अदर कंट्रीज, हम आतिथ्य भाव जो दिखा रहे हैं अपने ही लोगों को, आतिथ्य भाव सबको, वो तो हमारे अपने हो गए ना, उनके लिए क्या हॉस्पिटैलिटी, मतलब वो तो हमारी जनरल है, लेकिन हमें कुछ अलग से कुछ करना है तो हम फॉरेन कंट्रीज के लिए फिर हॉस्पिटलिटी ग्रांट देते हैं, तो ये समझ सकते हैं आप इस चीज़ से। लैंड फ्रंटियर की डेमार्केशन, मतलब एक तरीके से उसको बांध दिया कि यहाँ से यहाँ तक आपकी लैंड है, दैट इज कॉल्ड डिमार्केशन, किसी चीज़ को कर देना। तो लैंड फ्रंटियर डिमार्केशन का काम हमें लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का काम है, होम अफेयर का काम नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर में आता है। बॉर्डर रेड्स, इंसिडेंट, लैंड बॉर्डर्स पर जो भी होता है वो इसके अंडर आता है। डिप्लोमेटिक की फ्लाइट क्लियरेंसेज जो भी होता है, सिविल एविएशन नहीं करेगा, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर करेगा। कोई भी शेड्यूल, नॉन शेड्यूल फ्लाइट्स हैं जो भी, सिविल, मिलिट्री और एयरक्राफ्ट ट्रांजिटिंग इंडिया, सब कुछ वही करेगा। मैटर्स रिलेटेड टू लॉ ऑफ द सी जितना भी आएगा सब इसके अंदर आएगा, ठीक है। या यहीं नेपाल आ गया, कोलंबो प्लान आ गया, कोलंबो, ठीक है, सब कुछ अपने आप इसके अंदर हो जाएगा। कोई भी मैटर जब भी आप कोई परचेज करते हैं किसी फॉरेन कंट्री से इन रिस्पेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो जो है ऑटोमेटिकली फॉर इसके अंडर में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, ये भी हो गया है अब्रोड वर्ड से। यहाँ पर आप ह्यूमन राइट्स के अंदर अगर इंटरेक्शन विद ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन अब्रोड के से बाहर करते हैं तो इन कंसल्टेशन विद आपको ये करना है, आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर पॉलिसी फॉर कोऑर्डिनेशन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स का जितना भी काम है सब कुछ हमारा होम अफेयर्स डील करता है। नेक्स्ट आपका इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर, ठीक है, वर्ल्ड अफेयर के जितने भी इंडियन काउंसिल है हमारी, ये वर्ल्ड अफेयर से आप मेकआउट कर सकते हैं। ओवरसीज इंडियंस जो भी हैं ये वर्ड से मेकआउट कर सकते हैं। इमिग्रेशन हो गया, प्रवासी भारतीय दिवस हो गया, ठीक है, प्रोग्राम्स करना है वॉलंटियर्स के लिए, ओवरसीज इंडियंस हो गया, पर्सन्स टू एनआरआई, सब कुछ हो गया, सब कुछ। यहाँ पर किसी को एजुकेशन लेना तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के से बात कर सकते हैं। ओवरसीज इंडियंस से आप मेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर पीआईओ, एनआरआई, कोई भी कंट्रीब्यूशन करता है गवर्नमेंट को तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से कंसल्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा सा।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर आप स्किल के लिए कोई इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से आपको बात करनी है। ठीक है। एक सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955, ये भी आपका लगता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 अफेयर करेगा, नहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के पास में नहीं है, एक्सटर्नल अफेयर के पास में है। ठीक है। ओवरसीज इंडियंस जितना भी डील करते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। विद दिस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।